नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार मुश्किल में है, संकट गंभीर है। आज सुबह यह खबर आई कि शिवसेना के सीनियर लीडर एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के 35 एमएलए को साथ लेकर सूरत चले गए। इस खबर ने सबको चौंका दिया और यह सब इतनी सीक्रेसी से हुआ कि उद्धव ठाकरे को कानो कान खबर नहीं हुई। शुरू में तो संजय राउत ने पूरे मामले को अंडरप्ले करने की कोशिश की, डिनाई करने की कोशिश की। फिर उद्धव ठाकरे ने अपने एमएलए की मीटिंग बुलाई। कुल 55 में से सिर्फ 17 एमएलए पहुंचे। इनमें से भी 3 एमएलए को किसी तरह खींच खांच कर उद्धव के सामने पेश किया गया था। जब यह कंफर्म हो गया कि कुल 55 में से 35 एमएलए साथ छोड़ चुके हैं, तब लगा कि मामला गड़बड़ है। लगा अब तो सरकार गिर जाएगी। दिल्ली में बैठे शरद पवार से संपर्क किया गया, वो संकट मोचक हैं। लेकिन इस बार पवार साहब ने हाथ खड़े कर दिए। कहा यह शिवसेना के अंदर का मामला है, इसे आप ही सुलझाओ। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं से बात की। 2 नेताओं मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक को सूरत भेजा गया ताकि वो शिवसेना के नेताओं से मिलकर उन्हें मना सके, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। फिर इन 2 नेताओं ने उद्धव ठाकरे की और रश्मि ठाकरे की एकनाथ शिंदे से बात करवाई। पोदारे रिश्तों की दुहाई दी गई। उद्धव ने शिंदे से 20 मिनट तक बात की। चीफ मिनिस्टर ने अपने नाराज मिनिस्टर को समझाने की काफी कोशिश की। कहा कि मुंबई आ जाएं, बात करेंगे, लेकिन शिंदे टस से मस नहीं हुए। वो अपने स्टैंड पर कायम रहे। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से कहा वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएं, सरकार चलाएं, यही शिवसेना के लिए अच्छा होगा। घबराए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के बड़े बड़े नेताओं को मदद के लिए बुलाया और शाम को एक बार फिर शिवसेना के बचे कुछ एमएलए को बुलाया। अब डर यह है कि कहीं और एमएलए गायब ना हो जाएं, इसलिए सबको नजरों में रखा जा रहा है। सब जानते हैं इस ऑपरेशन के पीछे बीजेपी का हाथ है। देवेंद्र फडणवीस एक्टिव हैं, इसलिए परेशानी और डर और भी ज्यादा है। उद्धव ठाकरे राज्यसभा चुनाव और विधानसभा परिषद को लेकर के देवेंद्र फडणवीस से करारा झटका खा चुके हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत ने सरकार और शिवसेना दोनों को हिला दिया है। बगावत का इशारा तो कल ही हो गया था, जब विधान परिषद चुनाव में शिवसेना में क्रॉस वोटिंग हुई थी। शिवसेना के पास 55 एमएलए हैं, लेकिन वोटिंग के दौरान 53 विधायकों ने ही महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला। उद्धव को शिवसेना में बगावत का पता चलता, उसके पहले ही एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ सूरत निकल गए। उद्धव ठाकरे को शिवसेना के किसी नेता को इसकी कानो कान खबर भी नहीं हुई। बगावत की खबर शिवसेना को तब मिली जब विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद एकनाथ शिंदे से कांटेक्ट करने की कोशिश हुई। शिवसेना में क्रॉस वोटिंग हुई थी। विधायक दल का नेता होने के नाते एकनाथ शिंदे से इसकी जानकारी लेने की कोशिश की गई। उनका फोन अनरीचेबल आया। कान खड़े हुए। इसके बाद कुछ और विधायकों की खोज खबर शुरू हुई तो कई सारे एमएलए के फोन बंद निकले। उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ा झटका यह था कि कई मंत्री भी एकनाथ शिंदे के साथ सूरत के 5 स्टार होटल में पहुंच गए। शंभूराज देसाई, संदीप भुमरे, अब्दुल सत्तार जैसे राज्य मंत्रियों समेत करीब 2.5 दर्जन विधायक सूरत के होटल में मौजूद हैं। उद्धव ने मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक को एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए सूरत भेजा और एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के दूतों से साफ साफ कह दिया कि शिवसेना की पहचान हिंदुत्ववादी पार्टी की है। शिवसेना की आइडेंटिटी से अब और समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा बीजेपी शिवसेना की स्वाभाविक साझेदार यानी नेचुरल एलायंस पार्टनर है, इसलिए उनके साथ मिलकर सरकार बनाई जानी चाहिए। एकनाथ शिंदे का मैसेज लेकर नार्वेकर और फाटक वापस उद्धव ठाकरे के पास मुंबई आ गए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे अब जिस तरह हिंदुत्व के मुद्दे पर अड़े हैं और बीजेपी को शिवसेना का नेचुरल अलायंस पार्टनर बता रहे हैं, उससे शिवसेना नर्वस है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी करवा रही है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश और गुजरात में यही पैटर्न अपनाया था, लेकिन महाराष्ट्र में यह कामयाब नहीं होगा। जो लोग किंग और किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। मध्य प्रदेश पैटर्न
राजस्थान पैटर्न जो हुआ है जिसमें, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। हाँ, सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहाँ हैं। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है, उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। सबसे चर्चा चल रही है, माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हुआ। अब संजय राउत ने शिवसेना में बगावत के पीछे बीजेपी का हाथ बताया, लेकिन ये तो कोई सीक्रेट नहीं है, सब जानते हैं। जो सीक्रेट था कि एकनाथ शिंदे 35 एमएलए को लेकर सूरत पहुंच गए, उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। सूरत पहुंचकर जब शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बात की तो उन्होंने संजय राउत की शिकायत की। इसीलिए बीजेपी ने भी संजय राउत को कटघरे में खड़ा किया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के मुताबिक संजय राउत के इसी तरह के बयानों की वजह से शिवसेना में फूट पड़ी। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। तो अभी तो क्या संजय राउत जी है, थोड़ा ठीक समझ पोलाइट बात करे हर विषय पर, नाही त्याला आम्ही मराठीत म्हणतो अंगावर जाण्याची आवश्यकता नाही। बीजेपी की योजना क्या है, सूरत में क्या हो रहा है, ये आपको बताऊं। इससे पहले आपको ये समझा देता हूं कि शिवसेना के सामने एक बड़ा चैलेंज है एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायकों को वापस लाना, वरना सरकार जा सकती है और यह काम काफी मुश्किल है। उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर शिवसेना के एमएलए की जो मीटिंग बुलाई, मैंने आपको बताया कि इस मीटिंग में 17 विधायक आए और इनमें 3 ऐसे थे जिनके बारे में माना जा रहा था कि वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, लेकिन बाद में किसी तरह समझा बुझाकर इन्हें उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग में लाया गया। दादा भूसे, संजय राठौर और संतोष बांगर नाम के इन एमएलए के फोन भी अनरीचेबल आ रहे थे। ये लोग भी सूरत जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फोन पर बात होने के बाद इन्हें उद्धव ठाकरे के सामने पेश किया गया। लेकिन अभी भी यह साफ नहीं कि तीनों विधायक एकनाथ शिंदे का साथ छोड़कर उद्धव के साथ आएंगे या नहीं। अगर एकनाथ शिंदे के साथ गए ये विधायक अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं तो फिर शिवसेना के पास महज 21 एमएलए बच जाएंगे। इसके अलावा एनसीपी के 54 हैं, कांग्रेस के 44 हैं, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और छोटे दलों को मिलाकर के उद्धव सरकार के पास सिर्फ 134 एमएलए का सपोर्ट रह जाएगा, जो बहुमत के आंकड़े से, मेजॉरिटी से 11 कम है। हालांकि शिवसेना का दावा तो यह है कि एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायकों को मना लिया जाएगा, उन्हें वापस बुला लिया जाएगा और सरकार बच जाएगी। अभी 30-35 तक विधायक कंफर्म करें कि 30 विधायकों की मीटिंग हुई है वर्षा में। 35 से लेके ज्यादा 35 विधायक। और एकनाथ शिंदे से कांटेक्ट करने की कोशिश की है आप लोग? गए। मिलिंद साहब का पीए जो है, मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक, ये दोनों बाय रोड सूरत चले गए। अभी संदेशा पहुंचेगा उनके पास, उसके बाद जो कुछ खबर है उसके मुताबिक अगली रणनीति वो तय हो जाएगी। वहाँ कितने विधायक हैं सर सूरत में? वो मालूम नहीं आंकड़ा। कुछ विधायकों से संपर्क हो पाया वहाँ के विधायक? नहीं। किस बात को लेकर एकनाथ शिंदे खफा है? अभी ये सब फिर भी आप लोग के अंदर बात हुई, क्या खफा किस नहीं, उसका जो प्रेस स्टेटमेंट हो जाएगी तभी हम लोग समझ पाएंगे। क्रॉस वोटिंग किसने कर दिया सर कल विधान परिषद के चुनाव में? वो मालूम नहीं, हम अभी ये करते, जांच पड़ताल करते। सरकार बचेगी, शिवसेना बचेगी। रिपोर्टर ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन गजानन कीर्तिकर कुछ ठीक से बोल नहीं पाए। अब उन्होंने दावा यह किया कि मीटिंग में 30 से ज्यादा विधायक मौजूद थे, लेकिन गजानन खुद जानते हैं इस मीटिंग में असल में 17 ही विधायक मौजूद थे।
इस मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक को सूरत भेजने का फैसला हुआ। एकनाथ शिंदे से मिलकर मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक वापस आ गए हैं, लेकिन अपने दूतों के वापस आने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे हालात और बिगड़ गए। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता पद से हटा दिया और उनकी जगह अजय चौधरी को विधायक दल का नया नेता बनाया। जैसे ही यह खबर आई कि शिवसेना ने उन्हें विधायक दल के नेता पद से हटा दिया है, वैसे ही एकनाथ शिंदे ने एक ट्वीट किया। शिंदे ने लिखा, हम बाला साहब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहब के विचारों और धर्मवीर आनंद दिघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और न कभी धोखा देंगे। मैं आपको एकनाथ शिंदे की थोड़ी बैकग्राउंड बता देता हूं तो आपको अंदाजा हो कि वो कितने पावरफुल नेता हैं। वो उद्धव ठाकरे की सरकार में इस समय अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। 1980 में शिवसेना ज्वाइन की और उसके बाद धीरे धीरे पार्टी में उनका ग्राफ बढ़ता चला गया। एकनाथ शिंदे 1997 में ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर चुने गए। 2004 से वो लगातार एमएलए हैं। एक जमाने में ऑटो ड्राइवर थे। एकनाथ शिंदे शिवसेना के उन गिने चुने नेताओं में हैं जिन पर बाला साहब ठाकरे का पूरा भरोसा था। और राज ठाकरे जब पार्टी से अलग हुए तो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के भी करीबी हो गए। मातोश्री में उनका बेरोटोक आना जाना था। लेकिन 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बावजूद जब शिवसेना ने अलग होने का फैसला किया, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया, तो एकनाथ शिंदे को लगा कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम आगे किया जाएगा। शिंदे को लगा था कि उद्धव ठाकरे भी कुर्सी से दूर रहने की बाला साहब ठाकरे की परंपरा पर कायम रहेंगे और जिस तरह बाला साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया था उसी तरह उद्धव उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन उद्धव तो खुद मुख्यमंत्री बन गए। फिर इसके साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर शिवसेना का जो रुख नरम हो रहा था उसने भी एकनाथ शिंदे की नाराजगी बढ़ाई और बार बार बाला साहब ठाकरे की कट्टर हिंदुत्व की राजनीति की बात करते रहे। आज यही हिंदुत्व वाली बात एकनाथ शिंदे ने मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक से कही। शिंदे ने इन दोनों नेताओं से दो टूक कह दिया कि शिवसेना की विचारधारा हिंदुत्व की है और उसी लाइन पर रहना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर पार्टी टूट सकती है। एकनाथ शिंदे ने आज यह भी कहा कि बीजेपी ही शिवसेना की नेचुरल एलाई है और शिवसेना को बीजेपी के साथ जाना चाहिए। बाद में मिलिंद नार्वेकर ने फोन पर एकनाथ शिंदे की बात उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे से भी करवाई, लेकिन एकनाथ शिंदे पर कोई असर नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे इस बात पर जोर देते रहे कि शिवसेना को बीजेपी के साथ फिर से अलायंस करना चाहिए। हालांकि इस पूरी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को यह जरूर कह दिया कि अब उन्होंने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। अब शिंदे के इस रुख का एक नतीजा यह हुआ कि संजय राउत की आवाज शाम होते होते नरम हो गई। शाम को उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि एकनाथ शिंदे उनके पुराने साथी हैं, उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर पार्टी में चर्चा की जाएगी। ये हमारे लोग वहां गए थे तो एकनाथ शिंदे जी से बातचीत हो गई। एकनाथ शिंदे हमारे बहुत पुराने साथी हैं। एक अच्छा रिश्ता हमेशा हमारे दोनों का रहा है। उनकी कुछ बातें हैं जो बातें मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक आकर उद्धव जी से बात करेंगे। बीजेपी के साथ सरकार बनाई ऐसी बातें सामने आ रही कि उनकी देखिए बीजेपी के साथ हमने क्यों छोड़ी सबको मालूम है। एकनाथ शिंदे भी उनमें एक विटनेस है। असल में उद्धव ठाकरे तय नहीं कर पा रहे कि एकनाथ शिंदे को मनाना है या उन्हें शिवसेना से हटाना है। पहले उन्हें शिवसेना विधायक दल के लीडर की पोस्ट से हटाया गया, फिर मनाने के लिए लोग भेज दिए। पहले संजय राउत ने कहा कि शिंदे ने विधायकों को किडनैप कर लिया, एमएलए की जान खतरे में है, महाराष्ट्र पुलिस सूरत जाएगी, उस सबको पकड़ कर ले आएगी। लेकिन फिर इरादा बदला, कहा शिव सैनिक हैं, हमारे भाई हैं, उनकी बातों पर विचार किया जाएगा। वो तो इसी बात पर संतोष जाहिर करने लगे कि रश्मि ठाकरे ने उनसे बात कर ली, अब सब ठीक हो जाएगा। कभी नरम कभी गर्म होना दिखाता है कि उद्धव ठाकरे तो इस बात से शॉक्ड है कि उनके एमएलए गायब हो गए और उन्हें पता तक नहीं चला। और शिवसेना के बड़े बड़े नेता इस बात से शॉक्ड हैं कि ये कैसे चीफ मिनिस्टर हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता।
महाराष्ट्र के सियासी संकट की खबर जब दिल्ली पहुंची तो शरद पवार राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मीडिया से बात करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनसे ज्यादातर सवाल पूछे गए शिवसेना के एमएलए के गायब होने को लेकर। शरद पवार ने कहा कि पिछले 2.5-3 साल में ये तीसरी बार है जब महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की कोशिश हुई है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अपनी पार्टी के एमएलए को संभालना शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का काम है। मुझे यहाँ की जो स्थिति है वो देखने के बाद इससे कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, इस पर मेरा पूरा भरोसा है। वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, डिप्टी सीएम एनसीपी के पास है, और इन्फोर्समेंट बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है। जहाँ तक बीजेपी में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है, जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर वहाँ जो गवर्नमेंट चलाई है इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें लगती नहीं। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि पहले जब भी महाविकास आघाड़ी की सरकार का संकट आया तो शरद पवार ने क्राइसिस मैनेजमेंट किया, लेकिन आज शरद पवार के बयान को देखकर लगा कि वो इस पछड़े में पड़ना नहीं चाहते। उन्होंने इससे निपटने की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे पर डाल दी है। एकनाथ शिंदे की बगावत से शिवसेना जिस तरह बैकफुट पर आई है, उससे बीजेपी के हौसले और भी बुलंद हैं। अगर शिवसेना से बगावत करने वाले सारे विधायक अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं और एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं, तो उसकी संख्या 150 से ज्यादा हो जाएगी, जो बहुमत के लिए जरूरी 135 विधायकों से ज्यादा है। बीजेपी ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अभी न तो बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को कोई ऑफर दिया है, ना ही शिंदे की तरफ से कोई प्रस्ताव आया है। जहां तक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात है तो बीजेपी फिलहाल इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाने की मांग नहीं करेगी। 18 जुलाई से मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है, तभी इसे लेकर फैसला किया जाएगा। क्या बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी? नहीं, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। अभी ऐसे कि पूरी स्थिति जो है वो जो हम कहते हैं ना अस्पष्ट है। ऐसे स्थिति में जल्दबाजी करने वाला इमेच्योर्ड पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी नहीं है। बीजेपी की तरफ से क्या कोई प्रस्ताव एकनाथ शिंदे के पास गया है या एकनाथ शिंदे की तरफ से अभी तक प्रस्ताव गया नहीं है। कोई आया नहीं। और पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो स्थिति है वो अधिवेशन में होती है, और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए स्पेशल अधिवेशन बुलाओ, ऐसी स्थिति आज निर्माण हुई है ऐसा मैं नहीं मानता। अधिवेशन 18 जुलाई से है, देखते क्या होता है। तो बीजेपी तैयारी तो कर रही है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, महाराष्ट्र में जो सियासी संकट चल रहा है इसमें कांग्रेस का कोई खास रोल नहीं है। कांग्रेस को तो अपनी पार्टी के एमएलए को बचाने की चिंता हो रही है। कल विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस के कई एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की थी। कांग्रेस ने इस चुनाव में 2 कैंडिडेट उतारे थे। भाई जगताप तो चुनाव जीत गए, लेकिन चंद्रकांत हंदोरे उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस हाईकमान ने मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ को मुंबई भेजने का फैसला किया है ऑब्जर्वर के तौर पर। कमलनाथ ये पता लगाएंगे कि महाराष्ट्र कांग्रेस में कहां गड़बड़ी हो रही है और किन नेताओं ने विधान परिषद चुनाव में पार्टी के कैंडिडेट को धोखा दिया। हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले कह रहे हैं पार्टी में सब ठीक है। नाना पटोले कह रहे हैं कि बीजेपी की जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करके महाराष्ट्र की सरकार को अनस्टेबल करने की कोशिश चल रही है। देखो, भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा और उसमें और सत्ता कैसे कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य की तरफ
भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही हैं और इसलिए सत्य की विजय होगी। थोड़ा सा रहता है धूप छाव, जो निसर्ग का नियम है उस तरह से परिस्थितियां रहती है, लेकिन ये धूप निकल जाएगी और सब अच्छा होगा। महाराष्ट्र में जो संकट चल रहा है इसका सबसे बड़ा सेंटर इस समय सूरत बना हुआ है। शिवसेना के बाकी विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे सूरत में रुके हुए हैं। तो मैं आपको अंदाजा देता हूं इस बात का कि सूरत में क्या हो रहा है, शिवसेना के जो एमएलए वहां पर हैं उनका इरादा क्या है, उनकी मंशा क्या है। इस वक्त हमारे संवाददाता निर्णय कपूर हमारे साथ हैं। निर्णय, एकनाथ शिंदे 35 एमएलए को लेकर मुंबई से सूरत पहुंचे, सीक्रेट ऑपरेशन था, तो कैसे ये इसको अंजाम दिया गया, कैसे एकनाथ शिंदे ने अचानक सूरत जाने का फैसला किया, क्यों फैसला किया, क्या वो किसी बीजेपी के नेता से पहले से संपर्क में थे? ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब आप दे सकते हैं। देखिए, जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आया है उससे एक बात तो साफ निकल करके आ रही है बाहर कि एकनाथ शिंदे ने ये अचानक फैसला नहीं लिया है, पहले से बातचीत चल रही थी और विधान परिषद चुनावों में उन्होंने ये कमिट किया होगा कि किस तरह से वो अपनी लॉयल्टी शो करेंगे। और जैसे ही परिणाम आने की शुरुआत हुई, ये साफ पता चल गया कि क्रॉस वोटिंग हुई है, यानी बीजेपी को भी ये इत्मीनान हो गया कि पिछली बार की तरह इस बार धोखा नहीं होगा। और उसके बाद एक एक करके जो विधायक हैं वो इकट्ठा होना शुरू हुए वहाँ पे ठाणे में। और इधर आपको बता दें कि गुजरात के अंदर जिस तरह से घटनाक्रम बदला वो काफ़ी गौर करने वाला है। आप देखिए कि अचानक यहाँ पे घटनाक्रम तेज़ी से बदलता है और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं CR पाटिल वो तुरंत सूरत पहुँचते हैं शाम को, क्योंकि दोपहर में एक प्रेस नोट आती है बीजेपी की तरफ से जिसमें ये बताया गया है कि उन्हें गांधीनगर जो कार्यक्रम है योग का 21 तारीख का गांधीनगर में, उसे अटेंड करना है सुबह 7:30 बजे। और उसके बाद रात को करीब 9:15 बजे एक प्रेस नोट आती है कि CR पाटिल के सूरत में अचानक कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आ गए हैं जिसमें उन्हें जाना अनिवार्य है और इस वजह से वो गांधीनगर हाजिर नहीं रह पाएंगे। लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से वो शाम को ही सूरत पहुंच गए थे। यानी बीजेपी ने यहाँ पे जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल, उन पे काफ़ी रिलाई करती है बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप है, और उनको जैसे ही काम सौंपा गया वो सूरत पहुंचे और उधर सूरत पहुंच करके बाकायदा होटल वगैरह का अरेंजमेंट इमीडिएटली कर दिया गया। जो दूसरे लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स करने थे विधायकों को गुजरात बॉर्डर क्रॉस करवा करके सूरत तक लाने के, वो भी कर दिए गए। और उधर मुंबई में एक एक करके जो विधायक थे शिवसेना के बागी विधायक वो ठाणे पहुंचने लगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि योजना को इस तरह तैयार किया गया था कि ये जो विधायक हैं वो ग्रुप्स में नहीं आएंगे। अगर ग्रुप्स में आते तो बात लीक होने का खतरा था। यदि हवाई मार्ग से आते तो तुरंत सीक्रेट एजेंसीज जो हैं उद्धव ठाकरे की सरकार की, उनको पता चल जाता। तो ये विधायक जो हैं इनको बाकायदा 2-2, 3-3 के ग्रुप में आने शुरू हुए। सबसे पहले एकनाथ शिंदे वलसाड़ पहुंचे, वहां उन्हें रिसीव किया गया और उसके बाद उन्हें बाकायदा सूरत लाया गया। और उसके बाद एक एक करके पूरी रात में ये तमाम विधायक जो हैं सुबह करीब 8:30-9 बजे तक सारे के सारे सूरत ले मेरिडियन पहुंच गए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके पहुंचने के बाद पता चलता है, और सबसे जो गौर करने वाली बात यहाँ पे थी, CR पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बताया जाता है कि रात भर इस ऑपरेशन को पूरा करके सुबह करीब 8 बजे के आसपास वो सूरत से फ्लाई करके वापस गांधीनगर भी पहुंच जाते हैं। यानी जब ये खबर बाहर आती है तब CR पाटिल सूरत में नहीं थे। निर्णय, बहुत बहुत शुक्रिया। अब असल में वक्त इतना था, लेकिन आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं और वाकई में आपने पूरी तस्वीर खींच दी कि किस तरह से पूरा ऑपरेशन हुआ और CR पाटिल का इसमें कितना बड़ा रोल है। ये पहली बार ये बात सामने आई है। जहां तक शिवसेना का सवाल है, मुंबई में लगातार मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने अपनी अपनी पार्टी के नेताओं की मीटिंग बुलाई है। मुंबई में क्या चल रहा है, इस पर ताजा जानकारी लेने के लिए राजेश कुमार के पास चलते हैं। राजेश, निर्णय ने बताया कि कैसे यह सारा सीक्रेट ऑपरेशन हुआ, कैसे CR पाटिल ने सारे इंतजाम किए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इस वक्त मुंबई में क्या चल रहा है? देखिए, फिलहाल वर्षा बंगले पर मीटिंग का दौर चल रहा है। रजत जी, सवेरे से यहां पर शिवसेना के बड़े नेता, चाहे वो सांसद हैं, विधायक हैं या विधान परिषद के सदस्य हैं, वो लगातार वर्षा बंगले पर पहुंच रहे हैं। कोशिश तो शिवसेना की तरफ से ये की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके पास पहुंचे, कम से कम 30 से 35 की संख्या हो, ताकि वो मीडिया को बता पाए
कि उनके पास इस वक्त संख्या बल है, लेकिन कोशिश बहुत हुई, लेकिन 17 से लेकर 18 विधायक ही वर्षा पर पहुंच पाए, जिसकी वजह से 2-3 बार मीटिंग जो है वो लेनी पड़ी। इस वक्त भी वर्षा बंगले में मीटिंग चल रही है, शिवसेना के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। इससे पहले महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता पहुंचे थे। सरकार आगे कैसे बचेगी, संख्या बल कहां से आएगा, उसके बारे में भी जानकारी जो है वो उद्धव ठाकरे ने अपने सहयोगियों को दी है। साथ ही मिलिंद नार्वेकर की सूरत के होटल में एकनाथ शिंदे से क्या बात हुई, क्या उन्होंने प्रपोजल रखा, एकनाथ शिंदे की तरफ से क्या कहा गया है, ये सारी जानकारी उद्धव ठाकरे ने अपने सहयोगियों को भी दी है। साथ ही इस वक्त उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं कि जो विधायक इस वक्त खफा है, जो गुस्से में इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं, उन्हें वापस कैसे लाया जाए। लेकिन एकनाथ शिंदे से जो उद्धव ठाकरे की बात हुई, उसमें सीधा एक ही प्रस्ताव जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से रखा गया कि कांग्रेस और एनसीपी से आप किनारा कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ आप साथ आए, तभी बात बन सकती है। जी राजेश, आप नजर रखिए और हम लगातार आपके साथ संपर्क में रहेंगे। कोई नई डेवलपमेंट हो तो जरूर बताइए, दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगता है महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो तो होना ही था। ये कहानी तो 3 साल पहले शुरू हुई थी, जब महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और शिवसेना के अलायंस को वोट दिया था। लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। सरकार तो बन गई, लेकिन शिव सैनिक हर दिन यह महसूस करते रहे कि उनकी विचारधारा कांग्रेस और एनसीपी से कतई मेल नहीं खाती। सारे शिव सैनिक कहते थे कि बाला साहब ठाकरे होते तो ऐसा कभी नहीं होने देते। इसके बाद शिवसेना के नेताओं में यह इंप्रेशन भी बना कि कहने को तो उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं, पर सरकार शरद पवार चलाते हैं। शिवसेना के मंत्रियों को लगता था कि सरकार में एनसीपी के मंत्रियों का ज्यादा दबदबा है, उनकी चलती है, शिवसेना के मंत्रियों की कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस कभी इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए कि बीजेपी शिवसेना अलायंस ने उनके नाम पर चुनाव जीता। महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुना। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, पर वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। लेकिन फडणवीस ने कोशिश नहीं छोड़ी, उम्मीद नहीं छोड़ी, लगे रहे। पिछले कुछ हफ्तों में उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में और फिर कल एमएलसी के चुनाव में उद्धव को मात दी। फिर एकनाथ शिंदे उद्धव की नाक के नीचे से 35 एमएलए लेकर सूरत पहुंच गए और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। कितनी सफाई से सीआर पाटिल ने ऑपरेशन किया, उसकी डिटेल्स आपको निर्णय कपूर ने बताई हैं। इन सब से पता चलता है कि बाजी अब फडणवीस और शिंदे के हाथ में है। उद्धव ठाकरे तो डूबी नैया को बचाने में लगे हैं। उन्होंने लाख सिर पटका, पर शिंदे इस बात पर अड़े हुए हैं कि शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाए। तो बात 3 साल पहले जहां से शुरू हुई थी, अब वहीं पहुंच गई है। देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनना है। अब उन्हें उद्धव ठाकरे अपनी मर्जी से बनाएं या शिंदे यह फैसला करें, यह उद्धव ठाकरे को तय करना है। इस वक्त बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें वो एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम का ऐलान करेंगे। विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए, और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर, और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया।
बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की बनी, और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा, और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला। और सबसे अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 का वह भी उन्होंने अर्जित किया, उनको मिला। और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड स्टेट के गवर्नर रहीं। तो इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री, जिन्होंने शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े, और जो जो जिम्मेवारियां उनको दी गई उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है। इसलिए एनडीए ने और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बातचीत, संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है। बाकी जानकारियां और डिटेल हम देंगे, उनका बायोडाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा। यही घोषणा मुझे करनी थी। तो ये भी सब डिटेल्स वर्कआउट होगा, हम लोग उसके दृष्टि से चर्चा करेंगे, लेकिन घोषणा हुई है, यह मैं कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। द्रौपदी मुर्मू जो पहले गवर्नर रह चुकी हैं, एक ट्राइबल हैं, शिक्षक रही हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अब से थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में मौजूद थे और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है एनडीए की तरफ से। उड़ीसा की रहने वाली हैं, एमएलए रह चुकी हैं, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थीं और 2 बार उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं द्रौपदी मुर्मू। पहली बार भारत की राष्ट्रपति पद के लिए किसी ट्राइबल महिला को उम्मीदवार बनाया गया है। काफी सारे गुण हैं, शिक्षक हैं, महिला हैं, ट्राइबल हैं, उड़ीसा जैसे स्टेट से हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं, खासा अनुभव है। इससे पहले आज विरोधी दलों ने यशवंत सिन्हा को अपनी तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। इसे लेकर शरद पवार ने आज दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा लेफ्ट पार्टियों के नेता शामिल थे। हालांकि के चंद्रशेखर राव की टीआरएस, नवीन पटनायक की बीजेडी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस आज की बैठक से दूर रहे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यशवंत सिन्हा का नाम सोच समझकर फाइनल किया गया है। बैठक में शामिल सभी विरोधी दलों ने उन्हें सपोर्ट किया। सभी अपोजिशन पार्टी मिलके एक ही उम्मीदवार को यूनानिमसली उनको फाइनल किया है और फाइनल करते वक्त सब पहलुओं पे विचार करके उनका यशवंत सिन्हा जी का नाम आगे आया और उसको पूरा सभी पार्टी ने समर्थन दिया और स्वीकार भी किया। वो एक बहुत बड़े विद्वान भी है, फाइनेंस मिनिस्टर के नाते उन्होंने काम किया, फॉरेन मिनिस्टर के नाते काम लिया और एडमिनिस्ट्रेटर यानी सरकार में भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी सबके सामने है।
अब दोनों उम्मीदवारों के नाम सबके सामने हैं। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार होंगी और विपक्ष की तरफ से, विरोधी दलों की तरफ से, जिसमें सारे विरोधी दल शामिल नहीं हैं, यशवंत सिन्हा उम्मीदवार होंगे। यशवंत सिन्हा को विपक्ष का उम्मीदवार बनाया, उसका पहला कारण तो यह है कि विपक्ष को कोई और उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। पहले शरद पवार ने अपना नाम वापस लिया, फिर फारूक अब्दुल्ला ने नाम वापस लिया, फिर गोपाल गांधी ने मना कर दिया, तो विपक्ष के पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। लेकिन ये सब जानते कि नंबर गेम में इस बार बीजेपी बहुत आगे है और राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी की तरफ से जो एनडीए के उम्मीदवार की घोषणा की गई है, द्रौपदी मुर्मू, उनका जीतना तय है। और खास तौर पर उड़ीसा की वजह से नवीन पटनायक उन्हें सपोर्ट करेंगे, वाईएसआर कांग्रेस का सपोर्ट एनडीए के साथ है, तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। ये जो चुनाव है वो सिर्फ एक औपचारिकता होगी। अब बात करते हैं एक और ऐसी स्कीम की जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, अग्निपथ स्कीम। आज तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अग्निपथ योजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। बताया कि भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू होगी और कितनी वैकेंसीज निकाली गई। सबसे पहले नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। इसके बाद एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उन्हें अग्निपथ स्कीम के लिए एयरफोर्स की तैयारियों के बारे में जानकारी दी और फिर सबसे बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे प्रधानमंत्री मोदी से मिले। अग्निपथ स्कीम के तहत सबसे ज्यादा भर्ती आर्मी में होनी है। इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। अगले कुछ महीनों के दौरान सेना के रिक्रूटमेंट के लिए देश भर में 83 भर्ती रैलियां की जाएंगी। अग्निपथ को लेकर सरकार लोगों के भ्रम दूर करने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। आज इसके लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अग्निवीर के तहत भर्ती की पूरी टाइमलाइन बताई गई। भर्ती को लेकर जो अफवाहें चल रही हैं उन्हें दूर करने के लिए आज फिर से जानकारी दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अग्निपथ स्कीम में बदलाव भी किए जा सकते हैं। इसके लिए रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, फाइनेंस और डिफेंस मिनिस्ट्रीज आपस में बात कर सकते हैं। अग्निपथ इंप्लीमेंटेशन के लिए फोर्सेस को एम्पावर करा गया है। इसमें प्रावधान रखे गए हैं सेफगार्ड्स के लिए जब भी जरूरत पड़ी, और प्रावधान के लिए हमें जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इसमें जो छोटा मोटा बदलाव है कर सकते हैं। फोर्सेस के अंदर आपको फेथ रखना बहुत जरूरी है। हमारी ओनरशिप इस स्कीम के लिए 100% है एंड ये स्कीम एक बिल्कुल इम्प्लीमेंटेबल है बिकॉज इसको कई देर से सोचा गया है। एक आदमी ने नहीं सोचा, एक औरत ने नहीं सोचा, बहुत लोगों ने अपना दिमाग लगाया, जैसे कि मैंने आपको मंथन में बताया। इन द एंड हमको बेस्ट चाहिए। एंड क्यों बेस्ट चाहिए? बिकॉज देश की रक्षा का सवाल है। आपको याद होगा कल मैंने आपको आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह की बात सुनाई थी। संजय सिंह कह रहे थे कि सरकार अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं देगी। आज सेना ने इसका खंडन किया, कहा कि युद्ध क्षेत्र में बहादुरी दिखाने वाला हर जवान शौर्य पुरस्कार पाने का हकदार होगा, फिर चाहे वो शांति के वक्त दिया जाने वाला अशोक चक्र हो या देश का सबसे बड़ा सैनिक अवार्ड परमवीर चक्र हो। हम चाहते हैं कि अग्निवीर सर्व करे, उसको सिस्टम सपोर्ट करे। अगर कल को आज से 4 या 5 साल बाद अग्निवीर अगर कहीं बाहर लड़े में मिलेगा, उसे परमवीर चक्र मिलेगा और आप उसके गवाह होंगे। उसमें कोई किस्म की अलग नहीं है। वो बिल्कुल हमारे साथ अगर लड़ेगा तो उसको वही चीज़ें मिलेंगी जो हमें आज मिल रही हैं, चाहे वो परमवीर चक्र हो, चाहे वो और कोई किस्म की चीज़ हो। सो गैलेंट्री अवार्ड्स। देश की भक्ति का चांस हम दे रहे हैं सब युवकों को। सो ये देशभक्ति का चांस मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये युवक अपने हाथ से ना जाने दे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के अफसर मौजूद थे। एयर मार्शल एस.के. झा ने बताया कि पहले अग्निपथ की नोटिफिकेशन 24 जून को होना था, लेकिन लोगों की डिमांड पर कल ही नोटिफिकेशन जारी हो गया। हालांकि एयरफोर्स में भर्ती की टाइमलाइन पहले जैसी रहेगी और दिसंबर में एयरफोर्स को पहला अग्निवीर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन 24 जून से 4 जुलाई तक, 5 जुलाई तक चलेगा
भारतवर्ष में 250 एग्जाम सेंटर्स हैं जहां पे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे 24 जुलाई से 31 जुलाई तक, और फेज 2 के लिए कॉल लेटर 10 अगस्त को इशू कर दिया जाएगा। फेज 2 7 सेंटर्स में होंगी पूरे भारतवर्ष में। इसका कंडक्ट 21 से 28 अगस्त तक होगा और मेडिकल्स 29 अगस्त से लेकर 8 नवंबर तक चलेगा। उसके बाद प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट हम 1 दिसंबर को अनाउंस कर देंगे। एनरोलमेंट लिस्ट कॉल लेटर 11 दिसंबर तक इशू हो जाएंगे। एनरोलमेंट 22 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक और कोर्स 30 दिसंबर को शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको अग्निपथ स्कीम पर एक ऐसे व्यक्ति की बात सुनाता हूं जो बहुत कम बोलते हैं। देश की फोर्सेस में सुधार लाने के लिए यह स्कीम लाई गई है, हमारी सेनाओं को मॉडर्नाइज करने के लिए लाई गई है, यह बताया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने। अजीत डोभाल ने कहा कि आज भारत के सामने जो दुश्मन खड़ा है वो अदृश्य है, वो नजर नहीं आता। 21वीं सदी के युद्ध बिल्कुल बदल गए हैं। इसके लिए भारत की सेनाओं को भी बदलना होगा, खुद को नए जमाने की जंग के लिए तैयार करना होगा। अजीत डोभाल ने कहा कि अग्निपथ स्कीम सेना में सुधार का इकलौता कदम नहीं है। 2014 से ही नरेंद्र मोदी की सरकार देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज में, सिक्योरिटी व्यवस्था में बदलाव कर रही है। सेना की भर्ती में यह रिफॉर्म उसी का नतीजा है। I'll tell you, firstly we must understand security is a very dynamic concept. It cannot remain static. Security is only in relation to the environment in which we have to protect our national interests and in which we have to protect all our national assets. In this context, if we see, the whole world is undergoing a great change. The wars are changing their complexion. Increasingly, we are going towards a contactless war. We are also going towards a war against the invisible enemy. Technology is taking over at a very rapid speed. So what was good for yesterday is not necessarily good for tomorrow. जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है। यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। आवश्यक इसलिए था कि ये सारी का सारा जो इन्वायरमेंट है भारत के चारों तरफ सारे संसार के अंदर में वो बदल रहा है। दूसरा, इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। देयर इज अ नीड टू लुक एट इट इन ए पर्सपेक्टिव। ये अग्निपथ अपने में कोई योजना नहीं है, यह अग्निपथ अपने में कोई स्टैंड अलोन साइलो नहीं है। वी मस्ट हैव ए यंग, एजाइल, फिट, वेल ट्रेन्ड आर्मी। इट इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, इट्स ए पैराडॉक्स कि भारत का वो देश जिसकी सबसे यंग पॉपुलेशन है उसकी एक ओल्डेस्ट आर्मी है। जहाँ पर 2030 के अंदर में 50% लोग 25 साल से कम उम्र के होंगे, उसी देश के अंदर में जो सेना की एवरेज एज है वो दुनिया के सबसे अधिक एजेड आर्मीज में से है। तो हमें उसको ठीक करना था। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों के लिए बाई इलेक्शन हो रहा है। इसकी कैंपेनिंग आज खत्म हो गई। इन दोनों सीटों पर चुनाव अखिलेश यादव और आजम खां के इस्तीफे की वजह से हो रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के सामने इन सीटों को बचाने की चुनौती है, लेकिन बीजेपी भी इन्हें जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। आज योगी आदित्यनाथ रामपुर गए, यहां एक पब्लिक मीटिंग को उन्होंने एड्रेस किया और इशारे इशारे में आजम खान पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामपुर में पहले गुंडागर्दी होती थी, लोगों की जमीन कब्जा कर ली जाती थी, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की ऐंठन जा नहीं रही है। कुछ लोगों की, यानी जो एक कहावत है ना कि रस्सी पूरी जल जाती है लेकिन ऐंठन नहीं जाती, कुछ लोगों की ऐंठन अभी भी नहीं जा रही है। रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठन नहीं जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर भी भेदभाव नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। हमने कोरोना में सबका उपचार बराबर किया, जो बाहर थे उनको भी फ्री में उपचार और जो जेल में थे उनको भी फ्री में उपचार कराया। अगर फ्री में उपचार नहीं कराते तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्थितियां हो जाती। फ्री में उपचार किया
अरे कम से कम इसके लिए धन्यवाद तो करते कि फ्री में उपचार कराया। रामपुर के बाई इलेक्शन में बीजेपी ने कई नेताओं को कैंपेन के लिए मैदान में उतारा। योगी आदित्यनाथ गए, केशव प्रसाद मौर्य गए, लेकिन अखिलेश यादव ने बाई इलेक्शन में प्रचार नहीं किया। रामपुर में आजम खान ने आखिरी दिन तक मोर्चा संभाला। आज आजम खान ने एक पब्लिक मीटिंग में कहा, टाइगर इज बैक। आजम खान ने लोगों से कहा, आजमगढ़ में जीत पक्की है, रामपुर वाले पीछे मत रह जाना। आजमगढ़ वाले क्या कहेंगे? ये कहेंगे आजम खान ने आकर हमें तो जिता दिया, लेकिन अपनी सीट के लिए ऐसा तो नहीं करोगे। बिजली की चेकिंग, सड़कों पर पुलिस की तानाशाही, लूट, सब कुछ कम होगा, रुकेगा भी इंशाल्लाह। बहुत कुछ कम भी हुआ मेरे आने के बाद, और कम होगा। टाइगर इज बैक। आजम खान इसी सीट से चुनाव जीते थे। रामपुर की सीट उनका गढ़ मानी जाती है, इसलिए वे सीट जीतने के लिए पूरे दांव आजमा रहे हैं। उनके रामपुर की एक स्पीच है, वो काफ़ी वायरल हो रही है, आपको सुनाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान नहीं चाहते थे देश का बंटवारा हो, देश के बंटवारे के पीछे जिन्ना थे। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं चाहते थे, और सबसे बड़ी नुमाइंदगी उस सब मुसलमानों की मौलाना आजाद करते थे, और कोई दूसरा नहीं था। बंटवारे की हिमायत करने वाले और पाकिस्तान बनाने का नारा देने वालों में मिस्टर जिन्ना थे, लेकिन मौलाना आजाद मुत्तहिद हिंदुस्तान रहे, उसके सबसे बड़े सिपाही ही नहीं बल्कि सिपह सालार थे। मगर हुआ क्या? अगर किसी पर यकीन था कि कोई शख्स पूरी तहरीक में अगर बंटवारे के लिए तैयार नहीं होगा तो उसका नाम करमचंद गांधी है, बापू है। लेकिन जब बापू ही तैयार हो गए तो सब लोगों की हिम्मत टूट गई। लेकिन जानते हो बापू को तैयार कराने वाले कौन लोग थे? जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गलती पर बैठे। उन्होंने बापू से आकर ये कहा कि बापू, लोग हिंदू ये कहते हैं, लोग नहीं, हिंदू ये कहते हैं कि तुम मुसलमानों से डर गए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसूर में थे। मैसूर पैलेस में उन्होंने करीब 15,000 लोगों के साथ योग किया। योगी ने हर किसी को अपने जीवन में योग को अपनाने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ मिनट का योग हमें रिलैक्स करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। मोदी ने कहा हमें योग को जीना भी है और योग को अपनाना भी है। हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है, हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है, और हमें योग को पनपाना भी है। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखें, रोजमर्रा की जिंदगी में योग को शामिल कर लें। योग सीखने के लिए आपको मदद चाहिए, आसान तरीका आपको बता देता हूं। रोज सुबह 8 बजे इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव योग सिखाते हैं, अलग अलग आसनों के तरीके बताते हैं और बहुत आसानी से बताते हैं। आप ये शो देखकर योग सीख सकते हैं। करोड़ों लोगों ने इस शो के माध्यम से योग विद्या को सीखा है, जाना है और अपनाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।